हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप हमारे चैनल से जुड़े हुए होंगे। और इसी क्रम में आज आपके सामने चलने वाला है क्या, तो क्लास 10 के लिए उत्सर्जन चैप्टर है ना, वो भी भारतीय वन से हम वहाँ के सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है ना। और अति लघु उत्तरीय लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपका जो यहाँ से है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख रहे हैं है ना। प्रश्न संख्या प्रथम को देखें कि कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है ना। तो यहाँ तो आपका दिमाग सीधे चल जा रहा है किस पर, नाइट्रोजनी क्षार पर। लेकिन ऐसा आंसर नहीं लिखना। आंसर क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा है ना। प्रथम का आंसर आपका क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है। सबसे ज्यादा मात्रा में बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन संख्या 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, कि एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थों के नाम लिखें। तो एमिनो अम्ल के विखंडन से हमारे शरीर में क्या कुछ बनता है, तो पहला आपका हो गया यूरिया, दूसरा अमोनिया है, और तीसरा क्या है, यूरिक अम्ल है। ये तीन उत्सर्जी पदार्थ जो है इनके विखंडन से क्या होते हैं, बनते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, कि यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन है। तो यूरिया और अमोनिया में सबसे ज्यादा जो विषैला आपका बात करें तो अमोनिया है ना। अमोनिया काफी ज्यादा जहरीला है, इसलिए इसका आंसर क्या लिखना है आपको, अमोनिया लिखना है। और यूरिया क्या है कि ये अत्यधिक जल हानि के साथ क्या होता है, शरीर से निकल जाता है, जबकि अमोनिया काफी अधिक जहरीला होता है। अब चले आप अपने अगले प्रश्न पर। अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर के सतह से किस विधि के द्वारा बाहर निकलते हैं, है ना। तो ये सतह से किस विधि के द्वारा बाहर निकलेंगे, तो प्लाज्मा लेमा के द्वारा बाहर निकलेंगे, और सामान्य विसरण विधि के द्वारा ये क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, आपका प्रश्न संख्या कौन सा था, तो 4 नंबर था। अब आप 5 नंबर देखे क्वेश्चन, मूत्र मार्ग क्या है। तो मूत्र मार्ग क्या हो गया, अगर आपने पूरा पढ़ा होगा इस चैप्टर को, तो मूत्र मार्ग जो है वो क्या है कि हम लोग वृक्क को देखे थे है ना। वृक्क जो हमारा था इस तरह से आपको बनाया हुआ था। देखिए मैं यहीं बना देता हूं, आपका ये वाला हिस्सा वृक्क हो गया, और ये आकर के खुल रहा था इस तरह से रचना में, तो दोनों वृक्क हमारा हो गया। और ये जो हो गया मूत्रवाहिनी कहलाता है, ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, मूत्रवाहिनी। अब इसके बाद देखिए आगे जो है ये वाला हिस्सा मूत्राशय कहलाता है, और ये वाला हिस्सा जो है आपका क्या है, मूत्र मार्ग है ना। तो मूत्र मार्ग का तो परिचय आपको हो गया चित्र की सहायता से। यहाँ प्रश्न क्या था, तो प्रश्न था मूत्र मार्ग क्या है, तो लिखेंगे मूत्राशय जिस छिद्र में खुलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। और यह फिर बाह्य जननांग के द्वारा हमारे शरीर से क्या कर दिया जाता है, बाहर मुक्त कर दिया जाता है मूत्र को, है ना। तो ये हो गया आपका ये प्रश्न। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य को बताएं, है ना। तो मनुष्य का वृक्क आप लोगों ने देखा, तो मनुष्य के वृक्क का 2 महत्वपूर्ण काम क्या हो गया। सबसे पहला तो आप लिख सकते हैं कि यह हमारे शरीर में क्या करता है, गंदे पदार्थों का बहिष्करण करता है ना। और गंदे पदार्थों में क्या है, जो आपके शरीर में उत्सर्जी पदार्थ है, जैसे नाइट्रोजन, क्षार, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा आपका है अत्यधिक आयन रहेगा, अत्यधिक जल रहेगा, उसको ये बाहर निकालेगा। और साथ साथ दूसरा, पहला तो आप लिख सकते हैं कि पहला काम में आप लिख दें कि यह उत्सर्जी पदार्थों को बाहर मुक्त करता है ना। और दूसरा है हमारे शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखता है। ये आपका आंसर हुआ किसका, प्रश्न संख्या 6 का। ठीक है, इसी क्रम में अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या क्या है आपका, 7 है। वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम लिखे। तो आपको बताना है वृक्क से जुड़े हुई रचनाओं को जो उत्सर्जन में भाग लेता है। तो वृक्क से जुड़ी हुई रचना क्या हो गया, तो ये पहला तो हो गया मूत्रवाहिनी हो गया, है ना, मूत्राशय हो गया, और मूत्र मार्ग जो हो गया ये वृक्क से जुड़ी हुई
रचना है जो उत्सर्जन में भाग लेती है और वृक्क के अंदर इसका चर्चा ना करें तो बेकार है ना। नेफ्रॉन हो गया उत्सर्जन की इकाई जिसे कहते हैं। प्रत्येक किडनी के अंदर इसकी संख्या लगभग 10 लाख होती है। ठीक है, तो आपका ये प्रश्न भी पूर्ण हुआ। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो वो प्रश्न है 8 नंबर, वृक्क की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। तो अभी हम लोगों ने कहा वृक्क के अंदर पतली पतली नलिकाकार रचना होती है जिसे क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन ही क्या है, उत्सर्जन की इकाई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। मनुष्य में नेफ्रॉन की, प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या, तो अभी बताया गया प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है, तो लगभग ये 10 लाख। ठीक है, 10 लाख इसकी संख्या होगी प्रत्येक नेफ्रॉन में, प्रत्येक वृक्क में। पौधे में गैसीय, अगला 10 क्वेश्चन नंबर, पौधे में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन कहां से होता है। तो पौधे में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन के लिए क्या है, हम लोगों ने पौधे को देखा है तो पौधे में क्या पाई जाती है, पत्तियां पाई जाती है। पत्तियों के ऊपर क्या होता है, तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, इन छिद्रों को स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है, और इसी स्टोमाटा के द्वारा गैसीय पदार्थों का विनिमय होता है। अंदर जाने की बात होगी या बाहर निकलने की बात होगी तो गैसीय विनिमय जो है इसके द्वारा होता है। इसके अलावा एक और है आपका क्या, वातरंध्र है ना, तना पर पाया जाता है। ये भी क्या करता है, मदद करता है आपके इस कार्य में। ठीक है, किस कार्य में, तो उत्सर्जन के कार्य में। अगला 11 नंबर प्रश्न को देखें कि जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक और विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती। आसान है ना कि हम लोग उत्सर्जन के द्वारा ही क्या करते हैं, गंदे पदार्थों को शरीर के द्वारा बाहर निकालते हैं। तो ये उत्सर्जन आंसर हो गया इसका। अब आप 12 नंबर में देखें कि जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है। तो अगर कहें जल का संतुलन हो रहा है तो वो क्रिया कहलाएगी क्या, तो वो क्रिया जल संतुलन कहलाती है। ठीक है, ये कहलाएगी क्या, तो आपका जल संतुलन कहलाएगी। और जल संतुलन किस माध्यम से हो जाता है, तो ये उत्सर्जन विधि के द्वारा होता है। हम लोगों ने अभी वृक्क के कार्य के बारे में पढ़ा तो वहां बताया गया कि वृक्क क्या करता है, गंदे पदार्थों को तो बाहर मुक्त करता ही, और साथ में हमारा शरीर के अंदर जो अतिरिक्त जल होता है उसे भी ये क्या करता है, बाहर मुक्त करने का काम करता है। तो ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब आप चले अपने अगले प्रश्न की ओर। 12 हुआ ना आपका। अब 13 नंबर प्रश्न को देखिए, मानव मूत्र में जल का प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है। मानव मूत्र में जल की मात्रा पूछ रहा है ना। तो आप देखेंगे कि जल की मात्रा लगभग कितनी है, 96%। कुल मूत्र का 96% उसमें क्या होता है, जल होता है। ठीक है, तो यही आंसर में लिखना है 96% है ना। 96% जो है वो क्या है, जल है। अब चले अगले प्रश्न 14 नंबर में, वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अति विकसित मशीन से संपन्न कराया जाता है वह क्या कहलाता है। तो आप उसे क्या कह सकते हैं, हम जानते हैं कि इसे आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है, कृत्रिम वृक्क का नाम दिया गया है। ऐसे आप इसे डायलाइसिस मशीन कहेंगे है ना, डायलाइजर कह सकते हैं। ठीक है, हम लोग कृत्रिम वृक्क के कार्य को भी जानते हैं कि इसमें शरीर के रक्त को बाहर निकाला जाता है और क्या किया जाता है, एक बर्तन रखा जाता है, बर्तन वही मशीन है, और इसी के अंदर हमारा इस तरह से कुंडलित नली होती है जो बनी हुई किससे होती है, सेलोफेन से बनी हुई होती है। और इस बर्तन में भरा हुआ होता है एक द्रव्य जो हमारे रक्त के समान बनावट को रखता है। अब रक्त के समान बनावट में एक्स्ट्रा जो निकल गया यूरिया, तो यूरिया जो है अमोनिया है ना, आयन वगैरह जो भी ज्यादा रहेगा वो निकल करके इस रक्त में यानी कि इस द्रव्य में घुलता जाएगा, और हम लोग एक साइड से नया द्रव्य को डालेंगे, दूसरा साइड से पुराने द्रव्य को निकालेंगे। लगातार इस प्रक्रिया को करेंगे तो हमारा रक्त जो है पूरी तरह से छन जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायलाइजर इसका आंसर था। आगे हम लोग देखेंगे 15 प्रश्न को, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस उत्तक में जमा होता है ना। अच्छा प्रश्न है कि यह जमा कहाँ होता है, पौधे के किस भाग में रेजिन और गोंद।
तो 7, बस इतना याद रखना है, पुराना जाइलम है ना, आंसर क्या है, तो पुराना जाइलम है, इसी में संचित रहता है। अब चले अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर, पौधे में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन रंध्र के अलावा, रंध्र किसको कह रहा है, स्टोमाटा को कह रहा है, तो स्टोमाटा के अलावा और कौन सा छिद्र है जो गैसीय उत्सर्जन में मदद करता है। वही प्रश्न को दूसरा ढंग से फिर भी यहां पूछ दिया, तो आप लिख सकते हैं कि रंध्र के अलावा वात रंध्र जो है वो गैसीय उत्सर्जन में मदद करता है। 17 नंबर प्रश्न को देखें, अति लघु उत्तरीय का अंतिम प्रश्न है, बबूल के पौधे से निकलने वाला गोंद पौधे में होने वाला किस प्रकार के क्रिया के फलस्वरूप बनता है। तो गोंद, रेजिन और टेनिन जो भी था वो हम लोग देखें कि पौधे के अंदर उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये बता सकते हैं कि यह उत्सर्जन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ था। ठीक है, अब चले आप अगले प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। अब आपका एक प्रश्न क्या है कि उत्सर्जी पदार्थ से आप क्या समझते हैं, तो आप 2 लाइन में इसका आंसर दे सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर भोजन के कोशिकीय शोषण के उपरांत जो भी गंदे पदार्थ बनते हैं और जिन्हें शरीर से बाहर मुक्त करना अति अनिवार्य होता है, वैसे पदार्थ जो है उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, है ना। ऐसे तो आप देखें तो आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जी पदार्थ है, पसीना निकल रहा है वो भी उत्सर्जी पदार्थ है ना। भोजन के पाचन के उपरांत गंदा पदार्थ निकल रहा है वो भी उत्सर्जी पदार्थ है। लेकिन मुख्य उत्सर्जी पदार्थ में किसको रखा गया है, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ को। ठीक है, जिसमें 3 है आपका, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल। तो इस तरह से ये क्वेश्चन खत्म। अगला, उत्सर्जन की परिभाषा आपको पूछा जा रहा है, तो क्या लिख सकते हैं, उत्सर्जन की परिभाषा में जीवों के शरीर के अंदर, है ना, उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, शरीर में जो भी बनेगा इसको बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाएगी। अब देखें प्रश्न संख्या 3 को देखें, है ना, अति लघु का ही है, मानव मूत्र के अवयवों का प्रतिशत मात्रा क्या है। तो प्रतिशत मात्रा आपसे पूछ रहा है, कौन कितना प्रतिशत है। तो पिछले प्रश्न के अनुसार से जल कितना था, 96% था, और उसमें जो ठोस पदार्थ थे, नाइट्रोजनी पदार्थ थे, वो टोटल 4% थे, जिसमें यूरिया जो था वो 2% था, है ना, और बाकी में अन्य 2% था। तो इस तरह से इसकी अवयव की मात्रा की चर्चा हम लोग कर लेंगे। उसके बाद है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आप क्या समझते हैं, है ना, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्या है। अति लघुतरीय प्रश्न है, तो ज्यादा तो आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन लिख सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हमारे ग्लोमेरुलस के अंदर, है ना, अभिवाही धमनिका से ढेर सारे रक्त अंदर प्रवेश करते हैं, जिसमें से रक्त कोशिका तो छट करके बाहर रह जाती है, लेकिन उसके अंदर जितने सारे आयंस, जल वगैरह जो भी पदार्थ होते हैं वो सब पहुंच जाते हैं कहाँ, नेफ्रॉन नलिका के अंदर, है ना। तो नेफ्रॉन नलिका के अंदर जो है काफी उच्च विभव हो जाता है, किसका, दाब उत्पन्न हो जाता है, किनका, इनका आयन का, और इस वजह से ग्लूकोज, लवण वगैरह सबका, और इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, फिल्ट्रेशन हो करके ये आगे बढ़ते हैं। तो इसे ही हम सीधे सीधे कह सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यानी और छोटा अगर आप करना चाहते हैं तो सीधे लिखे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के तहत किडनी के अंदर जो है ग्लोमेरुलस से सारे आयन, अतिरिक्त जल वगैरह, सभी जल, आयन, है ना, अन्य पदार्थ को रक्त कोशिका को छोड़कर अंदर जाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब आगे है 5 नंबर में, वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख करें। तो आप बताएंगे वृक्क के महत्वपूर्ण कार्यों में क्या लिखेंगे, तो यह जल की मात्रा को हमारे शरीर में संतुलित रखता है, हमारे शरीर में आयन की मात्रा को संतुलित रखता है, साथ ही हमारे शरीर से गंदे पदार्थों के, नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों के बाहर निकालने में मदद करता है, हमारे शरीर को शुद्ध रखता है, स्वच्छ रखता है। ये हमारा वृक्क का कार्य हो गया। आगे प्रश्न है, पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पौधे जो है अपने उत्सर्जी पदार्थ को गोंद, टेनिन, रेजिन, है ना, इन सारे रूपों में क्या करते हैं, लैटेक्स, इन सारे रूपों में क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो आपका ये सारा हो गया कौन सा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न भी हो गया। अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है,
तो कृत्रिम वृक्क क्या है, यह कैसे कार्य करता है, इसे आपको समझाना है। कृत्रिम वृक्क क्या है, यह कैसे कार्य करता है। तो कृत्रिम वृक्क को कार्य करने के लिए हम लोगों ने बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हीमोडायलाइजर है ना लेंगे, डायलिसिस मशीन लेंगे। डायलिसिस मशीन में क्या है, इस तरह से सेलोफेन के बनी हुई नलिकाकार रचना, काफी कुंडलित रचना इसके अंदर पाई जाती है और एक द्रव्य भरा होता है। पीछे भी चर्चा किया मैंने, तो पीछे इसके अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिस द्रव्य को का बनावट जो है हमारे रक्त के जैसा ही होता है। अब क्या है कि जैसे हम लोग पेशेंट के, रोगी के शरीर के धमनी से हम लोग रक्त को निकालेंगे और साथ में एक चीज और डालना है इसमें, एंटीकोएगुलेंट, रक्त जमना विरोधी यौगिक को डालेंगे। सोडियम साइट्रेट है जो कि इस नली के अंदर रक्त को जमने से रोकेगा। अब ये रक्त इसमें आएगा तो जो भी पदार्थ जो है इसमें नहीं रहेंगे, जैसे यूरिया, अमोनिया, ये सब जो है हमारा इस रक्त के बनावट वाला द्रव्य में तो नहीं रहेगा, तो ये सब इससे निकल करके साधारण मिश्रण परासरण विधि के द्वारा ये इस रक्त में पहुंचेगा, है ना। और बाकी जो है लगातार इस तरह से हमारा धमनी में इसको शिरा में चढ़ाते जाएंगे, ब्लड को लगातार ब्लड निकलता जाएगा, चढ़ता जाएगा और समय समय पर हम इस द्रव्य को बदलेंगे। इसलिए क्योंकि जब इससे द्रव्य में ढेर सारे आयन आएंगे तो संतुलन गड़बड़ाने लगेगा और लगातार यह इस नली से द्रव्य को खींचता रहे, इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो द्रव्य को बदल रहे हैं। अब अंततः जो है हमारा रक्त 32-35 बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो सारा रक्त जो है हमारा शुद्ध हो जाएगा। सिर्फ अवयवी तत्व ही, रक्त के अवयवी तत्व ही इसमें बचेंगे, यूरिया, अमोनिया, अत्यधिक आयन वगैरह और अत्यधिक जल वगैरह क्या हो जाएगा, छट करके इस द्रव्य में आ जाएगा और हमारा रक्त जो है शुद्ध हो जाएगा। तो ये डायलिसिस की पूरी प्रक्रिया थी। अब दूसरा प्रश्न इसमें है, मनुष्य में वृक्क तथा उससे संबंधित उत्सर्जी अंगों का वर्णन करें। जैसे ही आपको यह प्रश्न देगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रश्न संख्या कौन सा बता रहे हैं, प्रश्न संख्या आपका 2 है ना। तो सबसे पहले आप डायग्राम बनाएंगे मानव उत्सर्जन का, इस तरह से एड्रिनल ग्रंथि को भी इस पर आप दिखाएंगे। ये हमारा मूत्राशय हो गया, यूरेथ्रा हो गया, मूत्रमार्ग जिसे कहते हैं, ये सब बना देंगे, है ना। अब इसके बारे में सारा चीज को बताएंगे कि इसमें से धमनी के द्वारा रक्त जो है इसमें प्रवेश कर रहा है दोनों वृक्क में, और फिर जो एक नली को और गुजारेंगे जो कि शिरा होगा, वो क्या करेगा, रक्त को बाहर निकालने का भी काम करेगा। एक तरफ से रक्त बाहर अंदर आ रहा है और दूसरी तरफ से रक्त बाहर निकल रहा है, तो 3 प्रोसेस है। अब जो है रक्त इसके अंदर आएगा तो ये वृक्क के बारे में बताएंगे कि वृक्क के बारे में लिखते हुए बताएंगे, वृक्क एक ढक्कन की तरह काम करता है। इसमें उत्सर्जन की इकाई जो है वो नेफ्रॉन पाई जाती है। नेफ्रॉन के अंदर ये क्या होता है, नेफ्रॉन का संरचना तो याद है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़े थे, बनाए थे। नेफ्रॉन के अंदर जो है हमारा क्या होगा, फिल्ट्रेशन का काम, ग्लोरल फिल्ट्रेशन है, ट्यूबुलर सिक्रीशन है और अवशोषण है, पुनर्अवशोषण है। 3 ही प्रक्रिया संपन्न होगी तो किडनी जो है रक्त को छानने का काम करेगा और उससे सारे छने हुए पदार्थों को मूत्रवाहिनी नलिका के द्वारा, ये नलिका नाम क्या है, मूत्रवाहिनी नलिका, इस नलिका के द्वारा छना हुआ पदार्थ, यानी कि अब जो गंदा है बाहर निकलने वाला है उसे मूत्राशय में जमा करेगा और ये टाइम टू टाइम क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो वृक्क का कार्य लिखेंगे, मूत्रवाहिनी का कार्य कि इससे सारा मटेरियल को कलेक्ट करके मूत्राशय में लाने का काम करता है ना। फिर मूत्राशय का काम हो गया, संचित करता है मूत्र को, और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग जो है वो समय समय पर इन गंदे पदार्थों का निष्कासन करता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। इतना देखते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद, हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें।